बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, और ये बात क्यूएसओ में सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के हवाले से समझी जाती है कि डाइंग डिक्लेरेशन को इसी प्रिंसिपल के ऊपर रखा गया। लेकिन क्या मरने से पहले अगर किसी शख्स ने कोई एविडेंस दी है तो वो उसको प्रूव समझा जाएगा या नहीं, इस हवाले से आर्टिकल 47 डील करता है। 47 कहता है कि अगर किसी शख्स ने कोई विटनेस ने कोई स्टेटमेंट किसी कोर्ट में रिकॉर्ड करवाई है और उसके बाद वो विटनेस मर जाता है या फिर वो मिल नहीं रहा है या फिर उसे बुलाया नहीं जा सकता किसी भी वजह से, तो फिर उसकी जो प्रीवियस स्टेटमेंट है वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या सब्सिक्वेंट स्टेज पर रेलिवेंट समझी जाएगी। पढ़ते हैं क्या कहता है 47 QSO। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयर इन स्टेटेड, कि सर्टेन सूट में अगर किसी ने कोई एविडेंस दी है तो वो उसको प्रूव करना है किसी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में, तो फिर जो फैक्ट्स उसने पहले बता दिए गए थे उनको ट्रूथ समझा जाएगा। मतलब यही बात है कि वो मरने वाले शख्स ने झूठ नहीं बोला था, ये प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल हो जाएगी इसके हवाले से। अच्छा जी, एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding the truth of the facts which it states when the witness is dead or cannot be found or is incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable। कि अगर किसी शख्स ने कोई स्टेटमेंट दी है और वो रेलिवेंट है कि उसको दोबारा किसी और प्रोसीडिंग में प्रूव किया जाए या फिर उसी प्रोसीडिंग किस अदर स्टेज के ऊपर ना, तो फिर वो जो उसने स्टेटमेंट के फैक्ट्स बोले थे उनको ट्रूथ समझा जाएगा और वो स्टेटमेंट उस पर्सन की जो कि या तो मर चुका हो या फिर मिल ना रहा हो या फिर इनकेपेबल हो गया हो एविडेंस देने के लिए, या कोर्ट समझती हो कि उसको अब बुलाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डिले होगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा, और ये कि केस के सर्कमस्टांसेस के हवाले से कोर्ट इसको अनरीजनेबल कंसिडर करती है। अच्छा जी, तो इसकी एक एक्सेप्शन है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ये ऊपर वाली बात तब एप्लीकेबल होगी अगर वो प्रोसीडिंग सेम पार्टीज के दरमियान होंगी या उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के दरमियान होंगी। मतलब केस की नेचर चेंज हो गई है या फिर केस की पार्टीज चेंज हो गई हैं तो फिर वो वाली स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगी, फिर उसका प्रूव नहीं समझा जाएगा। The adverse party in first proceeding had the right and opportunity to cross examination। उसने चीफ रिकॉर्ड करवाया था, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट था एडवर्स पार्टी के पास। एडवर्स पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और वह शख्स मार गया या कहीं चला गया या फिर अब वो आ नहीं सकता, तो फिर उसकी वो जो चीफ वाली स्टेटमेंट है वो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल हो जाएगी, उसको प्रूव समझा जाएगा। The question in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding। क्वेश्चन ऑफ इशू जो पहले उसने स्टेटमेंट दिया उसमें भी वही था और अब जो उसमें वो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है उसमें भी क्वेश्चन ऑफ इशू वही होगा, तो ये आर्टिकल 47 की ये क्लास 1 अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Explanation: A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this article। क्रिमिनल ट्रायल या कोई भी इंक्वायरी जो है वो प्रोसीडिंग समझी जाएगी प्रोसिक्यूटर और अक्यूज के दरमियान इस आर्टिकल के तहत। मतलब यह है कि किसी भी क्रिमिनल ट्रायल या किसी भी इंक्वायरी में कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी शख्स ने दी है और उसके बाद वो मर जाता है या मिल नहीं रहा या फिर आ नहीं सकता, तो फिर वो उसकी जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो प्रीवियस सब्सिक्वेंट सूट में या सब्सिक्वेंट स्टेजेस में वो एप्लीकेबल होगी अगर ये ऊपर वाली दी गई कंडीशंस फुलफिल करता है तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट